हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। तो अपनी बनावट के लिहाज से हम सेंटेंसेस की जिस टाइप या किस्म के मुतालिक इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर वन मेन आइडिया प्लस वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज। और एक मेन आइडिया क्या होता है? एक मेन आइडिया दरअसल कहते हैं एक पूरी बात को, यानी ये होता है एक सिंपल सेंटेंस। और एक सिंपल सेंटेंस बनता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की मदद से। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को, और प्रेडिकेट होता है उसके मुतालिक कोई खबर या इत्तला। और प्रेडिकेट वाले हिस्से के अंदर एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड जिसे किसी अमल के मुतालिक पता चले वो भी मौजूद होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर बनाते हैं एक सिंपल सेंटेंस, और एक सिंपल सेंटेंस पेश करता है एक मेन आइडिया या एक मुकम्मल या पूरी बात। और जब एक सिंपल सेंटेंस किसी एक बड़े जुमले का हिस्सा होता है तो तब ये कहलाया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर मौजूद होता है, और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है एक डिपेंडेंट आइडिया। अब समझते हैं कि वो क्या होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है वो चीज़ जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि ये आइडिया या फिर जुमले का ये हिस्सा डिपेंड करता है मेन आइडिया के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसे समझने के लिए इसके साथ मेन आइडिया का मौजूद होना ज़रूरी है। यानी अगर डिपेंडेंट आइडिया को जुमले से निकालकर अलग से लिखा जाए तो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। लिहाजा एक डिपेंडेंट आइडिया को हमेशा जुमलों के अंदर मेन आइडिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूंकि ये भी एक आइडिया होता है, यानी एक किस्म का छोटा सा सेंटेंस या जुमला होता है, तो इसलिए इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मौजूद होता है। तो इस तरह से ये भी एक बड़े जुमले के अंदर मौजूद एक छोटा सा जुमला होता है। और जैसा कि बड़े जुमले के अंदर मौजूद एक छोटे जुमले को क्लॉज कहा जाता है, लिहाजा ये भी एक किस्म का क्लॉज होता है। लेकिन चूंकि ये मेन आइडिया पर डिपेंड कर रहा होता है, लिहाजा इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है और उसके अलावा एक डिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद होता है। और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हो सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक मेन आइडिया और इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आइडियाज़ मौजूद होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। I greet my mother before I go to school। यानी मैं अपनी अम्मी को सलाम करती हूँ स्कूल जाने से पहले। सबसे पहले देखते हैं इस जुमले के पहले हिस्से को, I greet my mother। जुमले के इस हिस्से में लफ्ज़ I जो है ये क्या है? ये है इसका सब्जेक्ट, यानी इसके मुतालिक कुछ बताया जा रहा है। और greet my mother के अल्फाज जो हैं ये क्या है? ये है इसके मुतालिक, सब्जेक्ट के मुतालिक एक खबर। तो इस तरह से ये अल्फाज जुमले के इस हिस्से का प्रेडिकेट कहलाए जाएंगे, जिसके अंदर एक वर्ब भी मौजूद है और ये है लफ्ज़ ग्रीट। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या पेश कर रहे हैं? एक मेन आइडिया। और इसे हम मेन आइडिया इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक मुकम्मल और पूरी बात है, और इसे अगर इस जुमले से अलग करके भी देखा जाए तो तब भी इसकी सेंस बनेगी, यानी तब भी ये एक मुकम्मल जुमला होगा। आई ग्रीट माई मदर, यानी मैं अपनी मदर को या अपनी वालिदा को सलाम करती हूँ। तो ये एक मुकम्मल आइडिया है और ये इस जुमले का मेन आइडिया भी है। तो इस तरह से हम इस जुमले के इस हिस्से को क्या कहेंगे? ये कहलाया जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी जुमले का वो हिस्सा जिसे किसी मदद या सहारे की ज़रूरत नहीं है, और जुमले के बाकी के हिस्से को पढ़े बगैर भी इसकी समझ आ जाती है। अब देखते हैं जुमले के दूसरे हिस्से को,
before I go to school यानी स्कूल जाने से पहले। तो अगर इस बात को जुमले से अलग करके देखा जाए, स्कूल जाने से पहले, तो क्या ये एक मुकम्मल आइडिया है? जी नहीं। अगर आप ये बात किसी दूसरे शख्स को कहें कि स्कूल जाने से पहले, तो यकीनन वो आपसे पूछेंगे कि उससे पहले आप क्या करते हैं। तो इस तरह से जुमले के इस दूसरे हिस्से को जब पहले हिस्से के साथ शामिल किया जाता है, तब जाकर इसकी पूरी समझ आती है। आई ग्रीट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाने से पहले अपनी अम्मी को सलाम करती हूँ। तो अब बात समझ में आ जाती है कि स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं या क्या किया जाता है। तो इस तरह से जुमले का ये जो दूसरा हिस्सा है, ये पहले हिस्से पर डिपेंड करता है, लिहाजा ये क्या कहलाया जाएगा? ये हिस्सा एक डिपेंडेंट हिस्सा है। और अब देखते हैं कि ये किस किस्म का हिस्सा है। इसके अंदर क्या एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है? जी हाँ, लफ्ज़ आई जो है यहाँ है जुमले के इस हिस्से का सब्जेक्ट, जबकि गो टू स्कूल के अल्फाज जो हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक प्रेडिकेट, जो कि एक किस्म की खबर या इतला होती है जो कि सब्जेक्ट के मुतालिक दी जाती है। आई गो टू स्कूल यानी मैं स्कूल जाती हूँ। तो इस तरह से ये एक किस्म का छोटा सा जुमला भी है। बड़े जुमले के अंदर जब एक छोटा सा जुमला मौजूद होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये होता है क्लॉज। और क्योंकि ये क्लॉज मेन क्लॉज पे या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है, लिहाजा अब इसका नाम हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से जब एक जुमले के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? इस किस्म के जुमले को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है। अब यहाँ एक और अहम बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान इस जुमले में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो है लफ्ज़ बिफोर। ये लफ्ज़ जुमले के इन दोनों हिस्सों को आपस में ज्वाइन कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है। तो इस किस्म के अल्फाज जो कि जुमलों एक बड़े जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं कहलाए जाते हैं कंजंक्शंस। जब किसी कंजंक्शन का एक डिपेंडेंट क्लॉज से पहले इस्तेमाल किया जाता है तो उसका एक ख़ास नाम होता है। इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है मातहत, यानी जो कि किसी दूसरे शख्स के नीचे काम कर रहा हो। जैसे कि जुमले का ये दूसरा हिस्सा जो है ये पहले हिस्से पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है। लिहाजा इसके शुरू में इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। तो इस तरह से अब हम ये बात भी समझ सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो अभी हमने जिस एग्जाम्पल को स्टडी किया था, इसी एग्जाम्पल को एक और अंदाज से भी कहा जा सकता है। पहली एग्जाम्पल थी आई ग्रीट माई मदर बिफोर आई गो टू स्कूल। इसी बात को दूसरे अंदाज में किस तरह कहा गया है? बिफोर आई गो टू स्कूल आई ग्रीट माई मदर। तो क्या आप इस पहली एग्जाम्पल और इस दूसरी एग्जाम्पल के अंदर कोई फ़र्क देख सकते हैं? पहला तो फ़र्क ये है कि जुमले के दूसरे हिस्से को शुरू में इस्तेमाल किया गया है, और दूसरा फ़र्क क्या है? अब इन दोनों हिस्सों के दरमियान कॉमा के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि पिछले जुमले में नहीं किया गया था। तो इसकी वजह यह है कि इस दूसरी एग्जाम्पल के अंदर जुमले के उस हिस्से को सबसे पहले लिखा गया है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी किसी जुमले के शुरू में डिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ख़त्म होने के बाद यानी उसके आखिर में कॉमा के निशान का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, और उसके बाद लिखा जाता है मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद है, और इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान कॉमा का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इस जुमले को डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू किया जा रहा है। कॉमा के निशान की मौजूदगी से इस बात का भी पता चलता है कि जब इस जुमले को बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा तो कॉमा के निशान पर थोड़ी देर के लिए ठहरा जाएगा। गौर से सुनिए। बिफोर आई गो टू स्कूल आई ग्रीट माई मदर।
تو اس طرح سے بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن پہلی اگزامپل کے مطابق اگر ایک انڈیپینڈنٹ کلوز جملے کے شروع میں آ رہا ہو تو پھر ایسے جملے کے اندر کاما کے نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس قسم کے جملے کے درمیان میں سبارڈینیٹنگ کنجنکشن موجود ہوتا ہے جو کہ جملے کے دونوں حصوں کے درمیان ایک ربط یا لنک پیدا کرتا ہے، اور اس کی مدد سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے اور کاما کا نشان لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب دیکھتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کی ایک اور ایگزامپل. آفٹر آئی کم بیک فرام اسکول آئی ٹیک ریسٹ ٹو گیٹ فریش. یعنی جب میں اسکول سے واپس آ جاتا ہوں تو میں آرام کرتا ہوں تازہ ہونے کے لیے یا پھر تازہ دم ہونے کے لیے. تو اس جملے میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے ایک ڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد اسی لیے یہاں ایک کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے انڈیپینڈنٹ کلوز اور آخر میں پھر ایک ڈیپینڈنٹ کلوز کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے یہ جملہ بھی ایک کمپلیکس سینٹنس ہے، کیونکہ اس کے اندر موجود ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز اور دو ڈیپینڈنٹ کلوزز. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک کمپلیکس سینٹنس کے اندر ایک مین آئیڈیا اور اس کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیکس سینٹنس کیا ہوتا ہے. کمپلیکس سینٹنس ہیز ون مین آئیڈیا اینڈ ون اور مور ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز. یعنی ایک کمپلیکس سینٹنس کے اندر ایک مین یا اہم یا پھر خاص آئیڈیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے خیالات یا ایسی بات جو کہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوتی اور اسے مین آئیڈیا کے ساتھ ملا کر ہی پوری طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ تھی کمپلیکس سینٹنس کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے کمپلیکس سینٹنسز کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی کوشش بھی جاری رکھیے.